हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो शुरू कर रहा हूं। वो तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। ना हम नशी से निकले, ना हम नशी, ना हम सफर से निकलेगा। गौर करिएगा, ना हम नशी, ना हम सफर से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ना हम नशी से, ना हम सफर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। मैं आज की स्थितियों परिस्थितियों पे बोलना चाहता हूं। जी क्या कह रहे हैं? इसका सलूशन क्या है? ये समस्या है ना इस देश के सामने। एक सल्यूशन आ रहा हूं, सल्यूशन भी आ रहा हूं। पूछने की क्या जरूरत है? दुखी तो हैं, आज के दिन में तो दुखी हैं हम लोग, दुखी हैं। सल्यूशन जानना चाहते हैं ईमानदारी से, क्योंकि सल्यूशन अगर जानना है तो सल्यूशन पे ही हम आते हैं। कहने लगे कि हम उसके घर नहीं जाते, वो हमारे घर नहीं आता। दिक्कत तो यही है ना कि सल्यूशन सबको चाहिए। मैं सल्यूशन बताता हूं, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ना किसी बाहर के मुल्क से तुलना। सल्यूशन हमारे पास है। सल्यूशन बताएं क्या है? मुसलमान के घर में कहा जाता है कि हिंदुओं के पास ना जाना, बिल्कुल ना जाना, उनके घरों की तरफ रुख मत करना। पूछा क्यों ना करना? बोले अरे वो लोग बुत परस्त हैं, न जाने किस किस को देवता बना लेते हैं। हिंदुओं के घर में कहा जाता है ना, मुसलमानों से बिल्कुल दोस्ती नहीं, बिल्कुल दूरी रखना, वहां नहीं जाना है। बकवास कर रहा हूं ना? बकवास नहीं है, सुनते रहना, सुनते रहना। सच्चाई बोलते हैं। हिंदुओं के घर पे मुसलमानों से नहीं, दोस्ती नहीं, बिल्कुल दोस्ती नहीं, दूरी रखो, तंज बने रहना चाहिए। पूछा क्यों? क्योंकि मुसलमान तो जिबा कर देते हैं, बकरा काट दे सेकंड्स में, तो गर्दन तो 2 सेकंड में काट देंगे तुम्हारी। इसलिए दूरी, बहुत कड़वा बोल रहा हूं आज, इसलिए दूरी बना के रखो। और वहीं से निकले हुए लोग देश में हर जगह काबिज हो जाते हैं, हर जगह काबिज हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, और चाहे ये खड़े हुए 6 फीट के शख्स आपको दिख रहा हो। हर आदमी, मैं ये कह सकता हूं कि 2, 4, 10 आदमी, 10, 15 आदमी ऐसे होंगे जो हम आपके सामने उदाहरण दे रहे हैं। हर आदमी बता रहा है कि ये हो रहा है। वो कोई किसी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि खाई भरी कैसे जाए। आप ही तो पूछ रहे थे खड़े हुए कि एक दिन ऐसा करिए, क्या करिए? एक दिन ऐसा करिए, मैं कह रहा था माजरत के साथ, कि सब जो है कपड़े आधे उतार दें, फिर उसके बाद डिबेट हो। क्योंकि मीडिया के अंदर एक शोर है, एक तमाशा लगा हुआ है, शराबा है,
जी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा करिए। अच्छा मुझे ये बताइए, ऊपर वाले कपड़े उतारे या नीचे वाले उतार के खड़े हो? हाँ जी, कौन बोला? नीचे वाले अरे मेरे अंधे, कपड़े पहने ही हुए कहा हूं, कपड़े पहने ही कहा हूं, नंगा तो वैसे ही खड़ा हूं। तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। कोई कह रहा था ना, अरे तुम देख ही नहीं, नंगे तो खड़ा हूं मैं, कपड़े कहां पहना हूं मैंने। अभी शुरू करूंगा। मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा, कल भी डिबेट पे बोला, मैंने नूह पे बात नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं बात करेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं करूंगा कि पत्रकार हूं, और जिस गुरु ने मुझे जिस उस्ताद ने मुझे सिखाया, उसने कहा दोनों पैंट की एक जेब में एक आईना रखना, दूसरे में दूसरा आईना, एक आईना जनता को दिखाते रहना और एक आईना खुद देखते रहना। अरे तुमसे दो आईने न रखे जाएं तो एक ही आईना रखना। मैंने पूछा वो क्यों? बोले अपनी आईन अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चमका देना, उसका जो रिफ्लेक्शन तुम्हारी तरफ आएगा उसी से काम चल जाएगा। ताली मत बजाओ, मदारी नहीं हूं। ये है, यहां खड़े हैं, वॉर खेल रहे हैं। एक देश जाए तो जाए, किसको परवाह है? जाए तो जाए। हम जहां खड़े हैं हम तो सुरक्षित हैं, हम अपने घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। और आपके थे? अतीक। अतीक। कहा चले गए? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था क्या? चले गए। देश जाए तो जाए, हमसे क्या मतलब है? हम सोचते हैं कि हम अपने घर में बहुत सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। अरे मेरे भाई, जिस तरह से मैं नंगा खड़ा हूं, कपड़े नहीं पहने हूं, वैसे आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आंच आप तक भी आएगी। ये मत सोचिए कि घर में आप सुरक्षित हैं। इसलिए कोशिश करिए, पानी लाइए। वो जो कल कह रहे थे परसों कि सामान कहां से जुटाया जाए कि आपस में मिला जाए। वो सच है, ये सच है कि हमने बस्तियां बांट दी हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं और इधर वाले सब साफ हैं, ऐसा कतई नहीं है। ऐसे धोखे में भी ना रहिएगा। शुरुआत वहीं से हुई है। इन्होंने तो उनकी बाजी को पलट दिया है, बस और कुछ नहीं खेल किया है। खेल वहीं से शुरू हुआ और बाजी इन्होंने पलटी है। तो अब मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत एक मिनट रुकिए, मैं आपसे बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है दिलों के अंदर खूबी पैदा करना, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। मैं अभी कहूं कि ये तो शख्स बहुत गलत नजर आता है मुझे, इसको यहां से भगा दो। अरे इसको बदल सकते हो तो दिखाओ कर्तव्य करके। आओ सड़क पे, आओ मैदान में, मैं देखता हूं तुम्हारी काबिलियत कितनी है। हिंदू मुसलमान मत करो, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। बहुत अच्छा भाईचारा था सर। देश को लेके चलो इस साथ। तो चलोगे कैसे? चल रहे हैं। कैसे चल रहे हो? चलने नहीं दिया जा रहा है ना। चलने नहीं दिया जा रहा है। खोट तुम्हारे अंदर है, अब बता रहे हो उनको नहीं चलने दिया जा रहा है। कुछ नहीं, खोट तुम्हारे अंदर है। खोट दूर करो तब काम चलेगा। बस इतना कहना था मुझे। सॉल्यूशन पूछोगे बताता चला जाऊंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हो सकता है मेरे सारे सॉल्यूशन गलत हो। आप मिलेंगे है नहीं तो दूरियां तो बनेंगी। जब मिलना शुरू करेंगे मोहल्ले में आपसदारियां, तो आपस में जब आपसदारियां होंगी तो चीजें बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारियों में तब्दील कर लीजिए, मैं कभी नहीं कहता कि रिश्तेदारियों में तब्दील कर लीजिए। मैं ये हमेशा कहता हूं कि मोहब्बतें बढ़ाइए आपस में। और वो जो अमन के सौदागर बने हुए हैं, मैं आज उनके बारे में भी कहता हूं, जो कमेटियां बना लेते हैं। कुछ नहीं किया आपने। अगर करा होता तो ये आज बटोरना ना पड़ता जो बटोर रहे हैं। आपकी कारस्तानी थी जो बटोरना पड़ रहा है। इसलिए इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपने बहुत देश को सींचा है। कोई नहीं सींचा होता तो आज हम इस मसले पे बात कर रहे होते। कहां से आना हुआ आपका? बागपत से सर। बागपत से बात ये कर रहे होते कि बागपत में वो एक नदी निकलती थी बगल से,
और उस पे पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि तमाम सारे लोग कहते हैं कि उससे पानी जो जा रहा है वो जहरीला हो गया। ये बात कर रहे होते हम इस पर तो बागपत पे बात कर नहीं रहे। आपका कोई लेना देना नहीं जिस मसले से, हम उस पर बात कर रहे हैं, या मुल्क का नहीं लेना देना, उस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरी बात है। मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं। ऋतु चौधरी, ज्यादा हो गया क्या ऋतु आज? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही जरूरत है आज देश। बहुत अच्छा बोला सर। अगर यही सब सोच ऐसे सोचने लगे और सब जो मीडिया अगर ऐसे बात करने लगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ऋतु, मैं एक बात आपसे और कहता हूं, मीडिया ऐसे बात करने लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टियां जो सियासत की रोटी सेकती हैं वो भी बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं आपसे, दूसरा सोल्यूशन तो सोच रहा था कल बताएंगे, लेकिन मैं सोचता हूं आज ही बता देता हूं। समझ में आ गया ना? बता दें दूसरा सोल्यूशन कि अगर ये कहीं तय हो जाए, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तय कि 10 साल इनकी सरकार रहेगी और 11वीं साल में इनकी सरकार आ जाएगी, और जैसे ही 20 पूरे होंगे 21वीं में इनकी सरकार आ जाएगी, यानी इनकी वाली उनका हाथ आ जाएगी, बहुत सारे मसले हल होने लगेंगे। समझ गए होंगे इशारा आप? कोशिश करिए, हो जाएगा, वरना जहां खड़े हैं मुश्किल में है। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी, अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अनवर भाई, थैंक यू। कहां चोट लगा ली आपने? मुहर्रम, हाँ, महीना मुहर्रम का भी है, मैंने भी जिक्र किया था और ये कहा था तशनगी और प्यास की अगर जिक्र होगा तो करबला के मैदान का जरूर जिक्र होगा। आज जो आपने बात करी, मैं डिबेट पे आपसे देख रहा था, मुझे लगता है आज जब तक आपने पत्रकारी करी है ना, लेकिन कभी आपने आज तक ये बात नहीं बोली होगी जो आपने बोली थी कि मुसलमान के घर में जाके हिंदू की बात और हिंदू के घर में जाके मुसलमान की बात। जब से आपने ये माइक संभाला होगा कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो मैंने कहा कि बोया हुआ कहीं का है, काट रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा ही था तो फिर क्या जरूरत था? बहरहाल आप बार बार मुझे इमोशनल न करें, मैं मुद्दे पर लौटूंगा। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपका भी नाम ले लिया, मैं लगता है सारे लोगों का नाम ले लिया। और आज मोदी जी ने, जी जी, अरे अनुजा कपूर भाई, बहुत पुरानी मित्र हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर तो ये गुलदस्ता सज ही नहीं सकता। यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों की बहनों को जाके राखी बांधी, अच्छा स्टेप है, वेरी गुड स्टेप। और मैं यहीं से बिस्मिल्लाह करता हूं, श्री गणेश करता हूं। कहां से कैसे स्टार्ट होगा? जी जनाब आली, बोलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आज मेरे सभी देशवासियों को सावन का पवित्र माह की मुबारकबाद हो। क्या बात है यार, गजब आदमी हो। नहीं, मैं गजब नहीं हूँ, ये मेरे भाई हैं और मैं छोटा भाई उनका हूँ। मैं उनके त्योहार में जाऊंगा, ये मेरे त्योहार में आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नूह के लिए मैं निंदा करता हूँ उस घटना की, और मैं कहता हूँ हिंदू। मुझे दुख इस बात का है कि वो जो दो कांस्टेबल मारे गए, उनके बच्चों की जिंदगी में इतना अंधेरा होगा, कोई पूछने नहीं जाएगा, देखने नहीं जाएगा। मरने वाला तो दोबारा नहीं आता भाईजान, नहीं आता, दोबारा नहीं आता। लेकिन वो जो अंधेरा छोड़ जाता है वो इतना दुखदाई होता है, इतना दर्द भरा होता है, ये वही जान सकता है जिसके आसपास से वो अंधेरा कभी गुजरा होगा। जी, आज हम सबको, हिंदू के धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को आज बैठकर चिंतन करना होगा कि मेरा देश जल कैसे रहा है, इसे कैसे बचाया जाए। हिंदू के हृदय में मेरा मुसलमान का दिल कैसे पहुंच जाए और मुसलमान का दिल हिंदू धर्म कैसे आ जाए। हम एक हैं, हमने पूजा पद्धति बदली है। मेरा मुल्क, मेरी भारतीयता, संस्कृति नहीं बदली। इस संस्कृति को बिगाड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित कर खट्टर सरकार उनको सजा दे। लेकिन मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि इस देश को बचाओ, इस मोहब्बत को बचाओ और मेरे परिवार को बचाओ और मेरे इस भाईचारे को बचाओ, क्योंकि जब ये भाईचारा बचेगा तब ये मुल्क बचेगा। बहुत अच्छी बात है, ये बचेगा तो ऐसे ही भाईचारे से बचेगा। कहां भैया, कहां से आना हुआ? गाजियाबाद से, बहुत दूर से आए हो। लग रहा है आज ये तो बोली नहीं रहे, पता नहीं इनका मूड में क्या हो गया आज। ना 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 भैया, वैसे ही मूड है, मूड मेरा वैसे ही है। बोलो बाबू, क्या नाम?
मोदी जी ने जब ये बोला कि सारे नेताओं को जाना चाहिए और मुस्लिम बहनों को राखी बांधनी चाहिए, तो वो एक बात बोलना भूल गए जो उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों को समझाना चाहिए था कि जब महंगाई की बात हो तो वो ये ना कहें कि मियाओं की वजह से महंगाई हो गई है, ये भी बोलना चाहिए था। और तो ये कभी हुआ, ये किसी ने कहा कि मुसलमानों की वजह से महंगाई हो गई? आपने नहीं सुना? अच्छा, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं, मैं मुख्यमंत्री ने बोला है ये। असम के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर महंगाई बहुत हो रही है, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये मियां लोगों की वजह से महंगाई हो गई है। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो भाई, जो असम में मियाँ किसको बोला जाता है, जब बंगाल में जाओगे ना दालकोला के आगे से, तो मियाँ उनको बोला जाता है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सर मैं भागलपुर तो हूँ, अब मैं चैलेंज करता हूँ, कोई साबित कर दे। मेरी माँ बंगाली है, मैं बिहार तो बंगाल मेरा नानी घर है। असम दालकोला से लेकर के असम तक मियाँ सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, और ये असम के मुसलमान बोलते हैं। प्रतीक भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात बोली, स्वागत योग्य बात है, लेकिन आप बताइए ज़किया जाफरी के हाथ पे जाकर के राखी बनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? बिल्किस बानो से बनवाएंगे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी? और अभी जो बात कर रहे थे, असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों के बयान हैं जो कहते हैं कि ठोक दिया जाएगा सदन के अंदर। तमाम ऐसे बयान हैं। जी, मैं डिबेट को एक बात हमेशा कहता हूं, वही वाली बात, दो यहां पे शीशे हैं और बहुत, मैं अगर आग बुझा नहीं सकता तो मुझे आग लगाने का कोई अख्तियार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ योर टर्न। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलने चाह रहे थे। मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मोदी जी ने अच्छी बात बोली है कि बहनों से राखी बंधवाइए। मेरे हस्बैंड खुद, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उनको राखी बांधती है, मुसलमान है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मुसलमान और हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अलग लिखा है क्या? अंबेडकर जी ने कहीं कोई जाति प्रथा कहीं इसमें कहीं रेदर आर्टिकल 14 ये जरूर कहता है कि इक्वालिटी पे बात कीजिए। तो अगर हम इक्वालिटी पे बात करते तो कौन ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हो जाते हैं और उनको इस बात का डर शुरू हो जाता है कि राजनीति किस पे होगी? फिर राजनीति किस पे होगी कि राजनीति पर बात करते करते, अरे मोदी जी तो बड़े हो गए, उन्होंने तो हाथ बड़ा कर दिया, दिल बड़ा कर दिया और कह दिया जाइए और जाकर मुसलमानों की बहनों से राखी बंधवाइए। तो डर हो गया, अरे मुसलमान, अरे ये तो मोदी जी दिल में बैठ गए। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी क्या हुआ सर? अभी जब उन्होंने भाई साहब ने कहा बिल्किस बानो से जाकर राखी बनवाई है क्या, तो मैडम को उस पर चर्चा करनी चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा वो तो हर कोई स्वागत करता है उसका, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए उस बात पे करो ना। जी वेरी गुड, जी मैं आया जनाब, मैं आया, बिल्कुल सही। जी देखिए, आपने अभी जो इतनी अच्छी बातें बोली, मेरे ख्याल से अनुजा थोड़ी प्रभावित तो हुई, लेकिन राजनीति फिर यहाँ हावी हो जाती है। अब अनुजा ही इस बात का जवाब दे कि जब प्रधानमंत्री जी ही स्टेज से जब बोलते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लिया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी जनता में भेदभाव कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं और उसमें पक्षपात भी करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के मंत्री कि जब बोलते हैं कि गोली मारो, आगे नहीं बोलना चाहूंगी मैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। हेमंत बिस्वा बोलते हैं कि मियां जी की वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है। तमाम जितने मंत्री हैं, मोदी जी की तमाम फौज है, मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही है। जी वेरी गुड। इस बारे में क्या विचार? जी अब इन्होंने फिर वही बात लाके रोक दी। मैं फिर पूछती हूँ, आज यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या इसके अंदर कहीं पर भी देखा गया वैक्सीनेशन के दौरान, क्या ब्लड बैंक के दौरान कहीं पर भी देखा जाता है? क्या जब 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा था कहीं देखा गया? आज आप सड़क पे चल रहे, क्या बोला जा रहा है? टैक्स पेयर से बोला जाता है मुसलमान पैसा देगा, हिंदू पैसा नहीं देगा। क्या ऐसा कुछ है? क्या आप लोगों को जब भी कोई राजनीति की बात आती है तो ये कांग्रेस ये खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं? प्रॉब्लम यही है कि प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि संदीप दीक्षित जैसे लोग भी इसमें नहीं आते, अजय माखन जैसे लोग भी इसमें आते, क्योंकि और वो अपनी बात को अपने ही एरिया से हटाकर बोलते हैं। कांग्रेस कहां पर क्या बोल रही है खुद समझ में नहीं आता, खुद में
जिन्होंने खुद हिंदू मुस्लिम किया हो, आज वो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। 70 साल आपने हिंदू मुस्लिम किया, कश्मीर में हिंदू मुस्लिम किया, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप लोगों ने सीए एनआरसी के टाइम पर हिंदू मुस्लिम किया, आप लोगों ने जहां पर अभी जब हनुमान का निकला था उस टाइम पर आपने हिंदू मुस्लिम किया, तो हम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एक बड़ी दुख की बात है, आज मैं दुखी हूँ इस बात से। दुखी हैं? जी। तो आज आप एक प्रण कीजिए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, बेगूसराय से। संजय सिंह, बेगूसराय से, कि आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। आज के बाद आप कभी मत बोलिए। रिप्लाई देने दीजिए। अभी बोल रही है क्या ये? हर रोज बार बार बोलना जरूरी नहीं, कभी सुनना भी जरूरी है। ये हमारे सारे लोगों की कमी का जड़ भी यही है, सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। बोलो मत। दुखी हो ना तो बगल में जाके पड़ोसी का आंसू पोंछना आज, और कल आके बताना कि हमने पोंछा था। खड़े रहो। भाजपा प्रवक्ता क्या इस बात का जवाब दे पाएंगी? जब एक गरीब जो है ठेले वाला किसी मोहल्ले में जाता है तो उसका ठेला पलट दिया जाता है। क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे नेता जो है इस बात की दावा करते हैं कि इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे एक बात फिर से अनुरोध करता हूं, और बहुत प्रेम से अनुरोध करता हूं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना देके सल्यूशन हो तो बताओ। सल्यूशन हो तो बताओ। क्या काम करते हो भैया? मैं ऑटो चलाता हूँ। क्या नाम है? मेरा विक्की गुप्ता। विक्की गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से हूँ। कहाँ के? कासगंज। कासगंज। सलूशन बताओगे? सोल्यूशन बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा, 2 बातों में बात खत्म करूंगा। फ्री का खाना छोड़ दो और चोटी वालों और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो, अपने आप ही सोल्यूशन सारे खत्म है। अंदर आओ यार। तुम तो कई अरे सुनो, कितनी पढ़ाई की है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अरे तब तो और काम बन गया। यहीं आप सामने। क्या नाम है? विक्की गुप्ता। तो सल्यूशन क्या है तुम्हारा? सोल्यूशन ये है कि चोटी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना, चोटी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो। बात सुनना बंद कर दो। अपना जो मन करता वो करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप इतना समझदार हो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक जगह कोई गंद फेंकता है ना तो दूसरा आदमी उसे रोकने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वहां फेंकने वाले 50 जरूर आ जाएंगे कि ये फेंक रहा है मैं भी फेंकूंगा। कॉम्पिटिशन। तो भैया तुम तो कई 100 पत्रकारों पे भारी पड़ गए। मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है बोलने के लिए। हाँ तो मिलेगा कहाँ? आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा मेरी बात। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी नजर ही मेरी तरफ नहीं पड़ेगी, और यही हो रहा है। जिस पर नजर होनी चाहिए उस पर नजर है ही नहीं। विक्की गुप्ता, ऑटो चला रहे हैं कितने सालों से? सर मैं 7 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 7 साल से। घर में कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, दोनों देख रहे हैं मुझे टीवी पे। अभी देख रहे हैं? हाय हाय। तो सल्यूशन क्या बताया आपने? मैंने बताया ना, टोपी वालों की और दाढ़ी वालों की बात सुनना बंद कर दो, अपने आप ही सारी बातें, सारा फसाद ही यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ही आगे खत्म होता है। ना तो आपको किसी पॉलिटिशियन की जरूरत है ना किसी की। क्या हम इतने काबिल नहीं है क्या? मैं एक ऑटो ड्राइवर, 7वीं क्लास में 3 साल फेल, सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं। जोर से बोलो, वो सुनाई नहीं पड़ा वहां तक। और पीछे चलो पाजी, नहीं आज धक्का खा जाओगे पक्का। जोर से बोल रहा हूं मैं। 7वीं फेल, 3 साल। 3 साल और सल्यूशन बता रहे हैं आज। हाँ बता रहा हूं। ये मुल्क सुनेगा, सुनना पड़ेगा, मुल्क को सुनना पड़ेगा, और मेरे शो में तो सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या सल्यूशन है? सोल्यूशन बताया ना मैंने आपको। क्या? कि चोटी वाले और दाढ़ी वाले। इससे मतलब ये है कि वो थॉट जो गलत है, जो घातक है, उसको छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल सर। जो थॉट, जो विचार बिल्कुल अनुरूप नहीं है, गलत है, जो गलत है वो सब आपको मालूम है, और जो सही है वो भी तुम्हें मालूम है, वो छोड़ दो। और 7वीं फेल है आप। कई बार 7वीं में कई बार फेल हुए? सर उसकी भी कहानी है। मेरे टीचर मेरे से बोलते थे 200 रुपए महीना दो, हम तुम्हें पास कर देंगे। सीधी बात है। कालका जी नंबर 2 स्कूल, जैसे आज एक्सीलेंस स्कूल कहा जाता है, वहां से पढ़ा हुआ हूं मैं। तुम बताएं, कई 100 पत्रकारों पे भारी हो और कई पढ़े लिखों पे तो कई गुना भारी हो। पढ़े लिखो आज के पढ़े लिखों से ये पूछ लो कि छोटा बड़ा जानते कि नहीं जानते हैं। अरे वो तो तुम छोड़ दो, उनसे यही पूछ लो कि सल्यूशन जानते हो, तो वो यही नहीं बता पाएंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का आ रहा हूं, छोटी वाले आ रहे हैं। मांगे सबकी खैर।
जुट गई कि पति गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद सीमा किन किन लोगों के संपर्क में थी और कैसे उनकी जिंदगी में सचिन की अचानक एंट्री हुई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के टूटे फोन और उनके सिम कार्ड से उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके टूटे फोन और सिम कार्ड की पूरी जानकारी जांच एजेंसियों के पास होगी, जिससे सीमा हैदर का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। पुलिस एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा 13 मई को भारत पहुंची थी। करीब 1.5 महीने बाद 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस दौरान सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिनमें एक टूटा था। सूत्रों का कहना है कि उस टूटे फोन में पाकिस्तान का सिम कार्ड था, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। सूत्र बता रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के उस फोन से डिलीट किए गए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट जल्द ही मिल जाएगी। सूत्रों का दावा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद सीमा से एक बार फिर जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। सीमा हैदर और सचिन की खराब माली हालत को देखते हुए यूपी के मेरठ के रहने वाले अमित जानी नाम के एक आदमी ने सीमा को अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी का ऑफर दे दिया। 2 दिन पहले ही सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा ने जानकारी दी थी कि पुलिस जांच की वजह से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के नाम पर उनके परिवार को मकान में कैद कर दिया। परिवार के लोगों के बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस खबर के सामने आने के बाद मेरठ के रहने वाले और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अमित जानी ने सीमा हैदर को नौकरी का ऑफर दे दिया, ताकि उनके परिवार को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं। अमित जानी ने यह भी कहा कि भारत में जिस तरीके से सीमा हैदर आई हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते। हालांकि वो मदद करने के लिए सीमा को काम देने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम में कल कुछ इलाकों में आगजनी होती है। रात भी कई दुकानों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। दुकान में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई। उपद्रवियों ने सेक्टर 17 में कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने की घटना कल रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया। इलाके में हिंसा की खबर के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से भी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। हिंसा के दौरान 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं नूह से बवाल के बाद दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें कतार में कई तबाह हो चुकी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ये गाड़ियां नूह में हुए बवाल की गवाही देती नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतार दिखी, जिनको फूंक दिया गया था, जिसमें पुलिस की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस को भी गुस्साए लोगों ने अपना निशाना बनाया। उस वीडियो में क्रेन एक बस को खींचती हुई ले जाती दिखी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। एक रोज पहले नूह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जो हालात संभालने में पुलिस की मदद में जुटे थे। साथ ही कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। वहीं हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। नूह में हुई हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारी जांच में जुट गए। इधर गुरुग्राम में भी तनाव बना हुआ है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी उपद्रवियों ने कल बवाल किया है। बादशाहपुर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। सोना रोड पर कई दुकानों में लूटपाट की खबरें आई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में हालात सामान्य कर दिए। गुरुग्राम और बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मॉल, सिनेमा घरों को बंद कर दिया। वहीं प्रशासन ने गुरुग्राम में पेट्रोल स्टेशन मालिकों को निर्देश दिए कि वो खुले में किसी को पेट्रोल और डीजल नहीं दे। गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। गुरुग्राम में आज सोहना सब डिवीजन छोड़कर सभी जिलों में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं नूह हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन करेगी। नूह में हुई हिंसा के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ उपद्रवी एक अस्पताल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में पहले कुछ पुलिस वाले घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाते बाहर दिखाई दिए, लेकिन तभी वहां कुछ उपद्रवी आ धमके। वीडियो में दिखा कि हाथों में डंडे लिए कुछ लड़के अस्पताल की तरफ बढ़े। इसके बाद उनमें एक लड़के ने अस्पताल में लगे लोहे के शटर को पकड़ा और साथियों की मदद से उसे खींचकर बंद कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ लड़कों ने अस्पताल के बाहर की तरफ लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर डंडे चलाए, ताकि वो टूटकर चकनाचूर हो जाएं और उन कैमरों के जरिए उनकी पहचान न हो सके। हालांकि पुलिस ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि उसके आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली, ताकि नूह में उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अस्पताल ही नहीं, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखे और उनकी यह करतूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए।
लेकिन उनकी एक एक करतूत उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी एक कार को धकेलते हुए पहले सड़क पर ले गए और उसके बाद उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का झुंड उस गाड़ी पर टूट पड़ा और लाठी से हमला करता दिखा, जिसके बाद वो सड़क किनारे बनी दुकानों की तरफ आए। पहले एक दुकान का शटर बंद किया, जिसके बाद दुकान के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आए। जिस सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, इस कैमरे को भी डंडा मारकर तोड़ दिया। एक रोज पहले नूह से शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे हरियाणा के कई जिलों में फैल गई। नूह के बाद हरियाणा के सोहना में भी जमकर बवाल हुआ। वहां लोगों ने सड़क पर उतर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी भी की। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक कार में आग लगी दिखी, जो धू-धू कर जलती दिखाई दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोहना के अंबेडकर चौक पर लाठी लिए लोगों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग एक एक कर हमला करते दिखे, जिसे रोकने की कोशिश भी लोगों ने की। वहीं छत से भी पथराव करते कुछ लोग नजर आए, जबकि पुलिस वाले हालात पर काबू करने की कोशिश करते दिखे। वहीं एक रोज पहले नूह में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था और फिर पथराव और आगजनी हुई। 100 लड़ाकों के बेलारूस से रवाना होने की खबर से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दी, जिनके मुताबिक वैगनर के लड़ाके कभी भी पोलैंड पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि करीब 100 लड़ाके बेलारूस से पोलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। ऐसे में पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की तरह वो भी पुतिन या उनकी प्राइवेट आर्मी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप का निशाना बन सकता है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और उसकी सीमा बेलारूस से भी मिलती है। रूस से बगावत करने के बाद बेलारूस में ही इन दिनों वैगनर के लड़ाकों ने ठिकाना बना रखा है और माना जा रहा है कि वो कभी भी वहां से पोलैंड की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि इस संभावना को देखते हुए पोलैंड पहले ही बेलारूस के बॉर्डर पर एक लंबी दीवार बनवा चुका है। इसके साथ ही उसने बेलारूस की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उनके देश में न्यायिक सुधार बिल पर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। असल में नेतन्याहू की सरकार ने जनता के भारी विरोध के बावजूद इस बिल को संसद से पास करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने शुरू में एक ही सुर में नेतन्याहू की आलोचना की, जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री भड़क गए। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर साफ कर दिया कि इजराइल के घरेलू मामलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मामले में दूसरे देशों को दूर रहने की सलाह दी। नेतन्याहू ने भले ही किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन दावा किया गया कि उनका निशाना अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों पर रहा, जिन्होंने इजराइल में न्यायिक सुधार बिल पर मचे बवाल को लेकर नेतन्याहू सरकार की आलोचना की। इधर पाकिस्तान गई अंजू का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो डांस करती नजर आई है। वीडियो में अंजू काफी खुश दिखाई दे रही हैं। और पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू का ये वीडियो उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में अंजू नीले रंग की स्कर्ट और सफेद रंग के टॉप में डांस करती दिखाई थी। एक और वीडियो में अंजू लाल कपड़े में किसी और महिला के साथ नजर आई। अंजू के इस वीडियो के सामने आने के बाद ये पता लगता है कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रही है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अंजू ने सोशल मीडिया के कई एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस। जांच के लिए एसआईटी का गठन। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की भी होगी जांच। मामले में अब तक 41 एफआईआर दर्ज। नूह हिंसा के दौरान हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा बयान। बोले दंगाइयों से वसूली जाएगी रकम, से पीड़ितों को करेंगे भुगतान। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एनडीए सांसदों के साथ करेंगे बैठक। यूपी और दक्षिण के राज्यों के सांसदों से 2024 की तैयारियों पर होगी चर्चा। एनडीए सांसदों के साथ बैठक का आज दूसरा चरण। बना ली है और अपने वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अंजू ने पाकिस्तान में 25 जुलाई को अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली है। इधर अंजू के पाकिस्तान जाने और वहां पर अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी करने के दावे के बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई। अंजू के एक वीडियो से इस बात की जानकारी सामने आती है कि पाकिस्तान जाने की उनकी वजह आखिर क्या थी। और उस वीडियो में अंजू ये कहते सुनाई दी कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती देखकर वहां गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके दोस्त नसरुल्लाह उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले की कई फोटो भेजते थे और अंजू को वो जगहें काफी खूबसूरत लगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान जाने के प्लान बनाने लगी और बीती 21 जुलाई को पति को बिना बताए अपने दोनों बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां वो अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। बाद में पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम फातिमा रखकर नसरुल्लाह से शादी कर ली। हालांकि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी के दावे से इनकार किया।
इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू पर खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो अंजू के पाकिस्तान जाने वाले मामले में कई स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है और अंजू का पाकिस्तान में जिस तरह से स्वागत किया गया और उन्हें कई तोहफे दिए गए वो सभी जांच एजेंसियों को प्रायोजित लगा। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान में अंजू का स्वागत करने वाले लोगों ने ही वीजा बनवाने और पाकिस्तान में दाखिल होने में अंजू की मदद की। जांच एजेंसियों की माने तो अंजू को पेशेवर तरीके से गाइड किया गया, जिसके बाद अंजू ने अमृतसर के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने का रास्ता चुना। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अब अंजू मामले की जांच में जुट गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अंजू ने बीते 6 महीने में किस किस से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुफिया एजेंसी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का 15 साल का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का दावा करने वाली सीमा की असलियत क्या है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कई दिनों की पूछताछ के बाद भी जांच एजेंसियों को सीमा के दावों पर भरोसा नहीं। ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से मिलना और कुछ दिनों की मोहब्बत के बाद बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सीमा का भारत पहुंचना खुफिया एजेंसी को खटक रहा है। सूत्र बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा सचिन से प्यार करने की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इसीलिए असलियत जानने के लिए खुफिया एजेंसियों ने उनका 15 साल का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई कि पति गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद सीमा किन किन लोगों के संपर्क में थी और कैसे उनकी जिंदगी में सचिन की अचानक एंट्री हुई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के टूटे फोन और उनके सिम कार्ड से उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके टूटे फोन और सिम कार्ड की पूरी जानकारी जांच एजेंसियों के पास होगी, जिससे सीमा हैदर का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। पुलिस एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा 13 मई को भारत पहुंची थी। करीब 1.5 महीने बाद 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस दौरान सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिनमें एक टूटा था। सूत्रों का कहना है कि उस टूटे फोन में पाकिस्तान का सिम कार्ड था, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। सूत्र बता रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के उस फोन से डिलीट किए गए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट जल्द ही मिल जाएगी। सूत्रों का दावा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद सीमा से एक बार फिर जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। सीमा हैदर और सचिन की खराब माली हालत को देखते हुए यूपी के मेरठ के रहने वाले अमित जानी नाम के एक आदमी ने सीमा को अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी का ऑफर दे दिया। 2 दिन पहले ही सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा ने जानकारी दी थी कि पुलिस जांच की वजह से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के नाम पर उनके परिवार को मकान में कैद कर दिया। परिवार के लोगों के बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस खबर के सामने आने के बाद मेरठ के रहने वाले और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अमित जानी ने सीमा हैदर को नौकरी का ऑफर दे दिया ताकि उनके परिवार को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं। अमित जानी ने यह भी कहा कि भारत में जिस तरीके से सीमा हैदर आई हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते। हालांकि वो मदद करने के लिए सीमा को काम देने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम में कल कुछ इलाकों में आगजनी होती है। रात भी कई दुकानों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। दुकान में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई। उपद्रवियों ने सेक्टर 17 में कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने की घटना कल रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया। इलाके में हिंसा की खबर के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से भी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। हिंसा के दौरान 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं नूह से बवाल के बाद दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें कतार में कई तबाह हो चुकी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ये गाड़ियां नूह में हुए बवाल की गवाही देती नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतार दिखी, जिनको फूंक दिया गया था, जिसमें पुलिस की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस को भी गुस्साए लोगों ने अपना निशाना बनाया। उस वीडियो में क्रेन एक बस को खींचती हुई ले जाती दिखी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। एक रोज पहले नूह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जो हालात संभालने में पुलिस की मदद में जुटे थे। साथ ही कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। वहीं हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। नूह में हुई हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारी जांच में जुट गए। इधर गुरुग्राम में भी तनाव बना हुआ है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी उपद्रवियों ने कल बवाल किया है। बादशाहपुर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। सोना रोड पर कई दुकानों में लूटपाट की खबरें आई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में हालात सामान्य कर दिए। गुरुग्राम और बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मॉल,
सिनेमाघरों को बंद कर दिया। वहीं प्रशासन ने गुरुग्राम में पेट्रोल स्टेशन मालिकों को निर्देश दिए कि वो खुले में किसी को पेट्रोल और डीजल नहीं दे। गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। गुरुग्राम में आज सोहना सब डिवीजन छोड़कर सभी जिलों में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं नूह हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन करेगी। नूह में हुई हिंसा के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ उपद्रवी एक अस्पताल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में पहले कुछ पुलिस वाले घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाते बाहर दिखाई दिए, लेकिन तभी वहां कुछ उपद्रवी आ धमके। वीडियो में दिखा कि हाथों में डंडे लिए कुछ लड़के अस्पताल की तरफ बढ़े। इसके बाद उनमें एक लड़के ने अस्पताल में लगे लोहे के शटर को पकड़ा और साथियों की मदद से उसे खींचकर बंद कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ लड़कों ने अस्पताल के बाहर की तरफ लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर डंडे चलाए ताकि वो टूटकर चकनाचूर हो जाएं और उन कैमरों के जरिए उनकी पहचान न हो सके। हालांकि पुलिस ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि उसके आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली ताकि नूह में उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अस्पताल ही नहीं, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखे और उनकी यह करतूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। लेकिन उनकी एक एक करतूत उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी एक कार को धकेलते हुए पहले सड़क पर ले गए और उसके बाद उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का झुंड उस गाड़ी पर टूट पड़ा और लाठी से हमला करता दिखा। जिसके बाद वो सड़क किनारे बनी दुकानों की तरफ आए। पहले एक दुकान का शटर बंद किया, जिसके बाद दुकान के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आए। जिस सीसीटीवी में ये पूरी सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज दरअसल जहां से शुरुआत की थी मैंने वो शो की, वो ये थी कि कहां गलती हमसे हुई है। वो गलती बताना जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो मैं जैसा शख्स जो भैया जी कहीं जो पिछले 16-17 वर्षों से फुटपाथ पे सड़कों पे करता है, उसके लिए तो मुश्किल है। मुझे आपके बीच में और आपकी बात को, और ये नहीं कि झूठ को मैं सच बता दूं और सच को झूठ कर दूं, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस देश में सौहार्द जो है इसकी जड़ों में है और कोई बिगाड़े इसको, कोई भी बिगाड़े। और मैं इस खट्टर साहब का तो इस बात का बहुत तस्दीक करता हूं कि अगर जो भरपाई करनी है तो उन्हीं से करिए जिन्होंने फैलाई है आग, उन्हीं से भरपाई करिए। मैं खट्टर साहब को साधुवाद देता हूं, जरूर करिए। लेकिन ये बात सच है, जिन्होंने इस दंगे में जिंदगी खोई उनके परिवार का अंधेरा तो इतनी जल्दी नहीं मिटने वाला। विशाल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि बात फिर लंबी मेरी हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे फिर ये बोलने लगेंगे। और सोल्यूशन तो आज आपने बताया, 7वीं फेल 3 बार, गजब का सोल्यूशन बताया गुरु। लोगों को ऐसा समझ में आया, लोगों ने कहा कि भाई बताइए, जब ये बता सकते तो बड़े बड़ों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। जी मैं आ गया जी विशाल जी। देखिए, दंगे कभी भी जब होते हैं तो सबसे पहले मानवता मरती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस अलगाववादी, जो इस समाज की समरसता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।
हमें आगे आना होगा, समाज की जो सज्जन शक्ति है उसको आगे आना होगा। और जो इन तथाकथित बिग संतोषी सेकुलर गैंग है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आगे बढ़कर कंडेम किया, ये सेलेक्टिव अप्रोच से भैया जी बाहर आना होगा। कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये महज संयोग नहीं है। और इसके बाद भी आगे आकर उसको कंडेम ना करना, उसको धर्म की राजनीति के चश्मे से देखना, मुझे बताइए कहां से उचित है? सुनिए पहले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप ही बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा। विशाल जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बोलने दिया जाएगा। नहीं, आप अरे जनता को बरगला रहे हैं आप मणिपुर की बात करते हैं। अरे सरकार ने कहा कि हम बहस करने को तैयार हैं, क्यों नहीं कर रहे? मैं विशाल जी, ये मेरा काम है कि मैं इसको आपको बोलने के लिए मौका दूं। ये मेरा काम है, जो मुझे करने दीजिए। और अगर ये मैं काम नहीं कर रहा हूं तो माइक ये रख के चला जाता हूं, आप लोग बहस कर लीजिए। ये मेरा काम है कि अगर विशाल जी बोलना चाह रहे हैं और इसमें कोई बाधा डाल रहा है तो उसको सचेत करूं मैं। माइक बंद हो जाते हैं, हमें तो आपकी इच्छा चाहिए, आप माइक चला के रखो, जो सुनाना सुनाइए। मुंह देखी बात ना किया करो। नहीं, मुंह देखी नहीं, सच्चाई हमेशा नहीं डांटता हूं मैं। जी विशाल जी बोलिए। देखिए ना किस तरीके से ये विपक्ष की लॉबी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। चर्चा किस बात पर हो रही थी और लेकर क्या आ गए? अरे तो चर्चा करिए ना। तुम आप संसद में बहस क्यों हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? बताइए पब्लिक को। संसदीय कार्य मंत्री, संसद राज्यसभा के मंत्री। ठीक है, विशाल जी का पहला सवाल। क्या नाम भैया? अरुण। कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन। अरे मैं जोर से बोलता हूँ, डरा थोड़ी डर रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन से। दिलशाद गार्डन से। विशाल जी का पहला सवाल नो विशाल जी पूछेंगे। पूरी आधा घंटा बैठने के बाद वो शख्स बोल रहा है। पहला सवाल, चर्चा में भाग आप क्यों नहीं ले रही हैं? क्यों भाग रही हैं आप? प्रतीक जी, विपक्ष नहीं भाग रहा है, मोदी जी भाग रहे हैं चर्चा से। हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। पहली बार इस दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो सरकार है वो सदन नहीं चलने दे रही। राइट, चलिए इधर आइए विशाल जी। अब ये जो जनता खड़ी है इससे पूछिए अविश्वास प्रस्ताव का क्या नियम है। देखिए कैसे ये गोल शिफ्ट कर रहे हैं। पहले कहे कि चर्चा कराइए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा चर्चा को तैयार। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा चर्चा को तैयार, तब करे अब रूल बदलो। इस रूल के तहत चर्चा चाहिए, रूल पर भी बात बन गई। तो अब देखो जरा अविश्वास प्रस्ताव। और यही बात बताइए, कह रहे पीएम क्यों नहीं बोल रहे? अरे मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग के पहले पीएम का स्पीच होता है। पहले पीएम का स्पीच। जी मैं हाँ समाजवादी, मैं अभी जा रहा हूँ। अनवर तुम्हें अभी आ रहा हूँ जी। अभी माचिस है तेरे हाथ में। अभी माचिस है तेरे हाथ में। अरे कहाँ माचिस? सुनिए, तू चाहे जितने घर जला, पर हवा के मिजाज से खौफ खा, कहीं तेरा भी घर न दे जला। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो नफरत की आग है और ये प्रेम से, सौहार्द से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और जो लोग मंदिर और मस्जिद में प्रेम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं मिलेगा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो में जाना। और प्रभु जी के लिए कहा गया कि जो भगवान है बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन करे करम बिन नाना। और कहते हैं कि बिन आनन वक्ता बिन आनन सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। कोई बात नहीं, ये मैं आ रहा हूं G20 में आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आपके बिल्कुल यहां से बात निपटा लूं तो सीधे फॉरेन पॉलिसी पे आऊंगा। नहीं मैं आ रहा हूं G20 पे, मैं आप ही को दूंगा। लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है समाजवादी पार्टी से। जो मैं वो कह रहा था कि वो जो फसल है वही काट रहे हैं हम, लगाई किसी ने वो काटना पड़ रहा है। कोई भी 16 साल का युवक, क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम, मैं आया जी। मेरा नाम अभिनव त्रिवेदी है सर। आज मैं यहाँ पर 2000 परिवारों की तरफ से आया हूँ जो पिछले 14 महीनों से लगातार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं पर उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कहाँ यार? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है। 14 महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं पर वेतन नहीं मिला है। अरे कौन सा मसला है भाई? सर माध्यमिक शिक्षक संघ में तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा है। 14 महीनों से पढ़ा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा। सुन लीजिए,
न्यायालय की शरण में गए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश किया, सरकार ने विरोध किया डबल बेंच में, डबल बेंच से जीते, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वेतन दीजिए, सरकार ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से जीते, तब भी सरकार वहां पर नहीं दे रही। आज ऐसी स्थिति है कि 1500 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर वेतन मांग रहे हैं योगी सरकार से कि हमारा बकाया वेतन दे दिया जाए। दूसरी बात सर, आया बिल्कुल होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। निश्चित तौर से टीचर अगर परेशान है, उसके परिवार परेशान है, तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। समाज को अगर गठित करना है, विश्व गुरु अगर बनना है, तो यकीनन सबसे पहले गुरु के अगर वो कहीं प्रॉब्लम है रेक्टिफाई की जानी चाहिए, अगर वो गलत है तो गलत, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं तो उस पर देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी से भी एक बात कहनी है, जो आपने तुष्टीकरण का खेल खेला, कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, मैं विशाल 10 गिव मी अ सेकंड, जो तुष्टीकरण का खेल कार्ड खेला है, छोटा कार्ड नहीं खेल रहे थे आप, वो कार्ड खेला, बाजी तो बस पलटनी थी ना, इस बार इन्होंने पलट दी, तो अब आपके पेट पे कोई मरोड़ नहीं होना चाहिए। परेशानी तो हम जैसे लोगों की है, बच्चों से गलती हो जाती, परेशानी तो हम जैसे लोगों की है, करें क्या? नाउ यू विल रिप्लाई एंड देन आई विल कम टू यू। देखिए, हम अगर सबको सर्व समाज को लेकर के चलते हैं तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। हमारे नेता का कोई बयान बता दीजिए अखिलेश यादव का, जो समाज के विरुद्ध दिया हो, देश के विरुद्ध दिया के हो, प्रेम भाईचारे को आगे बढ़ाने वाला नेता। इनकी मणिपुर की चली आग जो यहाँ तक हरियाणा तक पहुंच गई है, डबल इंजन की सरकार जिसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, जहां जो बोया है वो फसल पक करके किसने मरवाया था? कार से बकों को किसने मरवाया था? बताओ जरा, नाम बताओ। ये कांड किसने कराया था, बता दीजिए। राम मंदिर मैं कोई और शो होता तो कैमरा इन्हीं दोनों पे, क्योंकि एक तो ये टोपी वाले और आप एक, तो टोपी और इसको मिला के तो बहुत बढ़िया विजुअल बनता टीवी में, खूब झमाझम टीआरपी आती। ये कह रहे थे ना कि एक शो ऐसा किया जाए जिसमें आधे कपड़े पहन के आए जाएं, तो मैंने कहा कि आधे कपड़े, क्योंकि ऊपर वाले आधे कपड़े या नीचे वाले, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर वाले पहने रह जाएं, नीचे वाले उतार दिए जाएं। मैंने कहा इनसे कि कपड़े क्या पहन के एंकर आ रहे हैं आजकल? मुझे तो नहीं लगता कोई एंकर कपड़े पहन के आ रहा है आजकल। जी मैं आ रहा हूं। ना विशाल, यू प्लीज रिप्लाई। ये देखिए, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में MY का फार्मूला दिया रिजर्वेशन का, जिन्होंने तुष्टीकरण के तहत उन आरोपियों को छुड़ाने की पैरवी की जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, धर्म का चश्मा देखकर। और रही बात कांग्रेस, कौन है बता अरे रही बात कांग्रेस, अरे MY फार्मूला बता दो, अरे MY फार्मूला तो बता दो। सत्ता 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 सत्ता, हाथ से निकल न जाए कहीं ये सत्ता। कौन आए? ये आएंगे, ये बताएं। और आप कौन? तुम ही जैसे लोगों ने इन जैसे लोगों के दिमाग खराब किए हैं। ऐसे लोग बगैर तुम्हारे जैसे लोगों के चलते नहीं है, और समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है तुम लोगों ने कि इनके दिमाग तुम्हारी वजह से खराब है। आ रहा हूं तुम्हारे पास, रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले बीजेपी ने, आपकी बात पूरी हुई थी। और समाजवादी पार्टी का तो ये रहा तुष्टीकरण का चरित्र, मान्यवर। और रुइए, और कांग्रेस भैया जी, वो साहबानों का केस किस प्रकार से पलटा गया था, महज तुष्टीकरण की राजनीति के नाते, तो 70 सालों में किया क्या आपने? जी जी, ये भूल जाते हैं कि जिस सत्ता की बात करते हैं उसमें जनता आती है, उसमें जनता आती है। इन्हें सत्ता नहीं, इन्हें जनता चाहिए। उस जनता पे पावर कसना है, और ये जो पावर कस रहे थे ना इतने सालों से, जब मोदी योगी इनके सामने आ गए तो होश उड़ गए। पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाले लोग आज बात करने लग गए। अरे ये तो खुद कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं मजबूरी है, अरे आना जरूरी है। क्या हुआ? अरे वो जो तिमी है ना, तिमी जो व्हाइट शार्क, उनके साथ ये छोटी छोटी मछलियों को आना जरूरी है, क्योंकि दिखाना जरूरी है कि हम भी कुछ हैं। आज की राजनीति का खेल देखिए, एक क्या होता तिल्ली,
एक वेल होती, वेल तो सबसे बड़ी होती है ना, वेल समझ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बोले कि वेल के सामने छोटी मछली का तो कोई वजूद नहीं होता। एक पढ़े लिखे आदमी के पास अगर अपना कोई सुझाव दे तो सब मानते हैं, सातवीं फेल का सुझाव कौन मानेगा? ये तो गैर पढ़ा लिखा आदमी है, ऑटो वाला, इसका सुझाव नहीं मानते। तो वेल के सामने सारी छोटी मछलियों को वेल का आकार बना लेना चाहिए, क्योंकि वेल को डर लगना चाहिए। ये है आज की राजनीति, आभासी राजनीति है, इसका नाम है आभासी राजनीति, रियलिटी से नहीं। अरे 15 महीने से तनख्वाह नहीं घर में, बच्चे को खाने को रोटी नहीं, आभासी राजनीति हो रही है बाबू। अरे है, तेरी मुस्कान भी मुझे बहुत जालिम लगती है। ऊपर से लेकर और नीचे तक सबके सब अभिनेता है और सबके सब ऑस्कर अवार्ड इनको मिलना चाहिए। पूरा देश इन्होंने जलवा दिया केवल सत्ता के लालच में। पहले मणिपुर जल रहा है, अब हरियाणा जलवा दिया, अब किसी और प्रदेश की बारी है। लेकिन ये लोग भाई से भाई को लड़वा के बहुत खुश है और फिर अपने आप को पाक साफ भी बता रहे हैं। ये बात कर रही है कांग्रेस। 9 साल से जब मणिपुर में ये रहने वाले कितनी बार, 9 बार इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगवाया। ये बात करने वाले लोग, अरे मणिपुर आपके टाइम पे तो बहुत खुशहाल था, वहाँ तो फूल बरस रहे थे, तुम्हारा क्या काम था वहाँ पे? बहुत कांड करके आए हो और आज आकर बात कर रहे हो मणिपुर जैसे बातों पर। ये संवेदनशील, अरे इतने संवेदनशील थे तो पार्लियामेंट में आते। टैक्स के लोग जो पैसे दे रहे हैं 2.5 लाख हर एक पल में जा रहा है, तो आते ना बात करते। अरे मोदी जी के ऊपर आप बात कर रहे हो, मोदी तो बोल रहे हैं, मोदी कह रहा मैं आऊंगा 10 अगस्त को आऊंगा और तुम सबको बताऊंगा कि मणिपुर के अलावा और राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में और ये जो अभी अभी तुम लोगों ने जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए ना अपनी जगहों पे, बोलने वाले लोग आज ही कहते हैं कि महंगाई है। अरे बैठ तुम्हारे पास में ऑर्डिनेंस की बात करने वाले, ये बताओ कि सर्विस टैक्स किस में आता है? सर्विस आता है स्टेट में, दिल्ली क्वाज़ी स्टेट है। जब दिल्ली क्वाज़ी स्टेट है तो तुम उसको ऑर्डिनेंस के हिसाब से कैसे बात कर रहे हो? अनवर प्रतीक जी, आज बीजेपी का चेहरा मणिपुर पर मेरी बहन हंस रही है, कैसा शब्द यूज कर रही है और टीवी पे जा रहे हैं आपके। मणिपुर जल रहा है, वहां 2 महिलाओं को कैसे फिराया गया मैं शब्द नहीं बोलूंगा। नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देते मणिपुर के ऊपर। राजस्थान में क्या हुआ जरा वो बता दो। आप बोलिए। मणिपुर जला, बुरा हाल हो गया। आज हरियाणा में क्या हाल हो रहा है वो देख लीजिए। आज 9 साल के बाद महिलाओं की बात कर रहे हैं। 9 साल से राखी याद नहीं आई। अरे 15 साल से ये मुसलमान सिख से राखी बंधवा रहा है, हिंदू से राखी बनवा रहा है। हमें माइक पे आने के कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे को हिंदू राखी बांध रहा है या हमें सरदार राखी बांध रहा है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान बहनों से राखी बंधवा लीजिए। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? 9 साल तक तो नहीं थी, चिंता नहीं पड़ती थी। छोटा सा सवाल, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, टमाटर महंगा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है पेट्रोल, हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बाहर बात करें। अरे पार्लियामेंट कह रहा है मणिपुर पे आके बात करिए। बोले दो भाई जी इनको। हाँ बोलिए बोलिए सज्जन भाई। हाँ एक तो जो अभी ये समाजवादी पार्टी वाले तुलसीदास की चौपाई पढ़ रहे हैं। एक मिनट साइलेंस, सुनिए। अनवर जी, एक तो जो ये समाजवादी पार्टी वाले तुलसीदास की चौपाई पढ़ रहे हैं, पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा लें, फिर उसके बाद तुलसीदास पर चौपाई पढ़ें। इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ये जो मेवात जल रहा है, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, मोनू मानेसर का आड़ ले रहे हैं। ये नागलोई में जो बहन बेटियों की जो बस भरी थी उसमें पत्थर मारने वहां भी मोनू मानेसर बैठा था क्या? और मोनू मानेसर होता भी तो इनको कौन अधिकार देता है पत्थरबाजी करने का, आगजनी करने का? कौन अधिकार देता है? और इनकी परिपाटी है, इनका चरित्र है ये